नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज शाम को भारत यात्रा पर पहुंचने वाले हैं। उनके 2 दिवसीय दौरे ने दुनिया के कई देशों की नींदें खराब कर दी एक तरह से, क्योंकि भारत और रूस का एक बार फिर से नजदीक आना, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो यूरोपीय देश हो, उनकी चिंताएं बढ़ाने वाला है। लेकिन क्या वाकई पुतिन के दौरे से भारत को फायदा होने वाला है? क्या वाकई पुतिन का दौरा भारत की मजबूती में एक सहायक दौरा होगा, या फिर इससे भारत की मुश्किलें बढ़ने वाली है आने वाले दिनों में? क्योंकि पुतिन के आने से ट्रंप नाराज होंगे, वो ट्रंप जो खुद पुतिन से बातचीत करने के लिए बार-बार अपने दूत को भेज रहे हैं और खुद भी वो मुलाकात कर चुके हैं। क्या है इस दौरे का उद्देश्य और क्या हासिल करेगा भारत पुतिन के दौरे से? इस मसले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार और विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर महेंद्र कुमार सिंह जी। महेंद्र जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब मंच पर। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। महेंद्र जी, सबसे पहला सवाल तो दर्शकों को मोटे तौर पे ये बता दीजिए कि पुतिन साहब का कार्यक्रम क्या है इस बार भारत के दौरे का? आज शाम को वो आएंगे, क्या-क्या करेंगे, कब-कब कैसे बातचीत का दौर चलेगा, राष्ट्रपति भवन पे कार्यक्रम कब होगा और जो बातचीत होगी, उस बातचीत में भारत को क्या मिल सकता है, भारत को क्या मिलेगा, इसकी थोड़ी-सी जानकारी दे दीजिए हमारे दर्शकों को। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है संतोष जी कि पुतिन का ये जो दौरा है, वो जो एक डिप्लोमेटिक सेरेमोनियल जो बातें हैं, उनसे कहीं भिन्न है और कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। केवल एक आप कहें कूटनीतिक औपचारिकता होती है, उससे आगे बढ़कर ये दौरा है और ये दौरा पूरे इस समय जो वैश्विक व्यवस्था है, जो एक संकट के दौर से गुजर रही है, महाशक्तियों के बीच संघर्ष हो रहा है, ऐसे में ये दौरा अत्यंत महत्वपूर्ण है। कुछ बातें मैं बताना चाहता हूं आपके दर्शकों के लिए कि देखिए, यूक्रेन युद्ध के बाद जिस प्रकार से पश्चिमी देशों ने अमेरिका के नेतृत्व में रूस के खिलाफ तमाम सैंक्शंस लगाए हुए हैं, और इतना ही नहीं, जो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, उसने जो है पुतिन के अरेस्ट का ऑर्डर भी दे रखा है। लेकिन भारत आईसीसी का सिग्नेटरी मेंबर नहीं है, इस वजह से, नहीं तो जो सिग्नेटरी मेंबर्स हैं वहां पुतिन को गिरफ्तार भी कर लिया जा सकता है। तो ऐसे में ये अत्यंत महत्वपूर्ण है कि भारत जिस प्रकार से रूस को एक एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक एलाई के रूप में, एक मित्र के रूप में देख रहा है। और खासकर इसकी नींव अगर हम देखें तो 1971 में जो भारत सोवियत संघ, जो मैत्री इंडो सोवियत जो ट्रीटी फॉर पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन थी, उसको आगे बढ़ाने की दिशा में इसको देखा जा रहा है। खासकर ऐसे में जब अमेरिका और पश्चिमी देश रूस के खिलाफ हैं, वहीं जो और एक महत्वपूर्ण बात है और जो सबसे आप कहें कि जिस देश की निगाहें इस दौरे पे होंगी, अमेरिका के अलावा चीन, जिस प्रकार से चीन रूस के काफी करीब जो है पहुंच गया है, लेकिन वहीं भारत जो है उसके खिलाफ आप देखें, चाहे वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे हो, चाहे पाकिस्तान को समर्थन देने के मुद्दे हो, ये तमाम जो टकराव वाले मुद्दे हैं वो भारत के साथ चीन के हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो है रूस चीन का एक बहुत ही आप कहें कि विश्वसनीय सहयोगी बना है हाल के दिनों में। जो सोवियत संघ के दौरान दोनों एक दूसरे से जो है आप कहें कि दुश्मनी जैसी स्थिति थी, लेकिन आज दोनों एक साथ हैं पश्चिमी देशों के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ। तो ऐसे में भारत ने इस दौरे को अंजाम देकर ये साफ कर दिया, एक बहुत बड़ा संदेश जो है वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को दिया है कि भारत किसी भी गुट में बट के नहीं रह सकता। हाँ ठीक है, गुट निरपेक्षता जो है कि नीति जो है बहुत पुरानी हो गई, लेकिन भारत ने संदेश दिया है कि वो अपनी जो कूटनीतिक रणनीतिक स्वायत्तता है, जो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है, स्ट्रैटेजिक इंडिपेंडेंस है, जो रणनीतिक जो है स्वतंत्रता है, उसको बनाए रखना चाहता है और अपने हितों को लेकर आगे बढ़ना चाहता है। अब ये तो नहीं, एक आपने महत्वपूर्ण जी महेंद्र जी, आपने ये कहा कि अपने हितों को लेकर आगे बढ़ना चाहता है। आपने 1971 की संधि का जिक्र किया। इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी और सोवियत संघ रूस यानी यूएसएसआर हुआ करता था। हम सिर्फ पुतिन के कार्यकाल की अगर बात करें तो पुतिन इससे पहले
अक्टूबर 2001 में भारत आए थे जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। उसके बाद वो 2007, 2010 2 बार आए जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। फिर वो 2015, 16 और 21 3 बार आए जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे। नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में ये चौथा दौरा है। लेकिन इस बार का दौरा खास है कि ये जो खबरें आई कि आपने अमेरिका के दबाव में आपने रूस से तेल खरीदना कम कर दिया, फिर अमेरिका से तेल आप ज्यादा खरीदने लगे। आपके पेट्रोलियम मंत्री बाकायदा पोस्ट करके इस बात की सूचना देते हैं। तो एक तरफ रूस का आना, रूस के राष्ट्रपति का आना वो अमेरिका को नाराज करेगा। दूसरी तरफ हम माने या ना माने, लेकिन सच्चाई तो यही है कि 1962 की लड़ाई में भी रूस भारत के साथ नहीं खड़ा था, वो चीन के साथ खड़ा था। और आगे आने वाले दिनों में अगर हमारी सबसे बड़ी कोई दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अमेरिका हमारा पड़ोसी देश नहीं है, हमारा पड़ोसी देश चाइना है। अगर ऐसी कोई दिक्कत होगी तो रूस उस समय भी भारत के साथ नहीं खड़ा होगा। एक अजीब तरह की विदेश नीति में जो हम देखते रहते हैं कि अब की बार ट्रंप लेके हवन और ये सब हो रहा था, आज भी बनारस में पुतिन के नाम से हवन और यज्ञ हो रहा है। ये जो विदेश नीति हम चल रहे हैं, गुटनिरपेक्षता अच्छी बात है, लेकिन कभी इधर झुकना, कभी उधर झुकना, कई तरह की चीजें निकल कर सामने आना, आपको लगता है कि हम एक बहुत बड़े खतरे से खेल रहे हैं? क्योंकि अगर आप बैलेंस नहीं बना पाए, तो फिर उसका मतलब है कि आप इधर भी नाराज करेंगे, उधर भी नाराज करेंगे और जो दुनिया की एक बड़ी महाशक्ति बनने की ओर जो अग्रसर है या बन चुका है चीन, वो कतई नहीं चाहता कि आप तरक्की के रास्ते पर चले, वो कतई नहीं चाहता कि आप शांति के रास्ते पर चले। वो मुँह से भले ही कुछ कहे, लेकिन इरादे तो उसके सामने हैं। नहीं देखिए, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो भारत के पास जो विकल्प है, भारत उन विकल्पों में किस प्रकार से अपने हितों को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर हम रूस को एकदम से छोड़ देंगे, और भारत ने देखिए बहुत बड़े स्तर पे पहले 60 से करीब 70% जो है हमारी जो डिफेंस रिक्वायरमेंट थी वो हम रूस से पूरा करते थे। तो अगर रूस ने खुलकर कभी हमारा साथ नहीं दिया, जैसा आप कह रहे हैं, निश्चित रूप से अभी ऑपरेशन सिंदूर पे बहुत खुल के रूस जो है सामने नहीं आया, लेकिन उसको हम एक, आप कहें कि वो एक रियल पॉलिटी थी जो पुतिन ने अपनाई कि वो पाकिस्तान को भी नाराज नहीं करना चाहते हैं, वो भारत को भी नाराज नहीं करना चाहते हैं। लेकिन रूस ने हमेशा खुलकर पाकिस्तान की तमाम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे आतंकवाद से संबंधित जो मुद्दे रहे हैं उस पे उन पाकिस्तान की आलोचना की और भारत का साथ दिया है। तो हमारे पास जो मौजूदा, आप कहें कि वैश्विक व्यवस्था जो एकदम उथल पुथल के दौर से गुजर रही है, एक संकट के दौर से गुजर रही है, उसमें हमारे पास जो विकल्प है उसमें हम रूस से बातचीत ना करके, आप देखिए कि हम अमेरिका से भी डिफेंस अब जो है समझौते कर रहे हैं, हम फ्रांस से कर रहे हैं, जर्मनी से कर रहे हैं, इजराइल से कर रहे हैं। हमने काफी हद तक डाइवर्सिफिकेशन का काम किया है जो रूस को भी बुरा लग सकता है, और रूस को भी ये अंदेशा है कि भारत जहां एक तरफ जो है अपने रक्षा जरूरतों के लिए वो विभिन्न देशों के साथ समझौते कर रहा है, तो निश्चित रूप से ये रूस के हित के खिलाफ होगा। लेकिन भारत ऐसा कर रहा है, और उसके बावजूद अगर हम देखें कि अब धीरे धीरे करीब 30% ही स्थिति ऐसी है कि हम रक्षा संबंधी अपनी जरूरतों के लिए रूस पर निर्भर है। हाँ, लेकिन अभी भी अगर हम अपने डिफेंस मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स की बात करें, जो पुराने हमारे इक्विपमेंट्स हैं, वो अभी भी करीब 60% जो है रूस के हैं। तो ऐसे में हम रूस से जो है, ठीक है, बहुत आपने सही बात कही कि हम अमेरिका को नाराज कर रहे हैं या जो है हम बाकी जो पश्चिमी देश हैं उनको नाराज कर रहे हैं। हमारी ये कोशिश है कि अगर रूस और अमेरिका सिर्फ अपने हितों को देख रहे हैं तो हम भी अपने हितों को देख के जो है जो रिश्ते बना रहे हैं। तो आज का जो विश्व है वो इंटरेस्ट बेस्ड रिलेशनशिप पे जो है बात कर रहा है। इसीलिए आप देखिए पूरे विश्व में, जिसको हम लोग राजनीति विज्ञान में मिनीलैटरलिज्म कहते हैं, कि आप एक हित पे जो है 3-4 देश साथ आ गए। तो जहां भारत को आज रूस की आवश्यकता है, वहीं भारत को अमेरिका की भी आवश्यकता है। अगर हम तकनीक की बात करें, जैसा मैंने अभी कहा कि बहुत बड़ा डिफेंस समझौता अभी हमारे रक्षा मंत्री करके आए हैं, तो हमें अमेरिका की भी आवश्यकता है और रूस की भी आवश्यकता है। लेकिन अब अमेरिका या बाकी पश्चिमी देश इस पूरे दौरे को किस प्रकार से देखते हैं, क्योंकि देखिए हमेशा अगर हम नैतिकता की बात करें, अगर हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अगर हम जो है मूल्यों आधारित रिश्तों की बात करें, तो उसका पतन धीरे धीरे होता चला जा रहा है।
और एक जो एक उदारवादी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था होती थी वो कहीं न कहीं वो संकट के दौर से गुजर रही है। तो ऐसे में अब सभी देश अपने हितों को देखकर एक जो आप कहें कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की बजाय इंटरेस्ट बेस्ड रिलेशनशिप बना रहे हैं। तो भारत के पास भी और बहुत विकल्प नहीं है। हाँ, हम अगर रूस के साथ संबंध नहीं बनाते हैं अमेरिका या पश्चिमी देशों की नाराजगी की वजह से, तो हम पूरी तरीके से रूस को चीन के हाथों में जाने दे देंगे। और यहाँ तक चर्चा हो रही है कि कहीं रूस जो है वो चीन का जूनियर पार्टनर ना बन जाए, तो हमारे लिए और संकट की स्थिति हो जाएगी। तो ऐसे में हम सभी देशों के साथ निश्चित रूप से जो एक बात हुई कि नहीं चीन से हमने नाराजगी कर दी, कुछ अतिवादी लोग जो है या हमने जो है अमेरिका में हमने ट्रम्प सरकार का नारा लगा दिया, चीन के शी जिनपिंग के साथ जो साबरमती के तट पे हुआ, ये मुद्दे उठाए जाते हैं। लेकिन भारत अगर हम देखें विदेश नीति के तौर पर, तो सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी वैश्विक व्यवस्था में जो संकट है उससे सारे देश जो है अपने इंटरेस्ट बेस्ड रिलेशनशिप की तरफ बढ़ रहे हैं। और ऐसे में आज जो भारत डिफेंस से अब ज्यादा भारत आप कहें कि एनर्जी सेक्टर में रूस के साथ साझेदारी है, जहां हम $10 बिलियन का ट्रेड करते थे, अब वो बढ़ के $68 बिलियन का हो गया, और जो फोकस पूरा का पूरा तेल है। तो रूस हमें हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूती दे रहा है, रूस हमारे लिए जो है जो एनर्जी सिक्योरिटी इंश्योर कर रहा है। तो क्या हम सिर्फ अमेरिका जो खुद उन तमाम नैतिक मूल्यों का विभिन्न आप देखें अगर वैश्विक घटनाएं, तो उसको नहीं अमेरिका ने माना है। चाहे आप तालिबान की बात करें, गुड तालिबान बैड तालिबान की बात करें, अफगानिस्तान से अलग हटने की बात करें, इजराइल और फिलिस्तीन के मुद्दे पे बात करें, तो हमें कोई एक देश चाहे वो निश्चित रूप से एक वैश्विक शक्ति है, उसको दरकिनार करके हम नहीं चल सकते, लेकिन वो हमें हर चीज में दबाव डालकर आप कहें कि हेजेमनी दिखाकर, डोमिनेंस दिखाकर हमारी जो संप्रभुता है उसको चुनौती नहीं दे सकता। और भारत ने साफ कर दिया है जिस प्रकार से। आपने सही कहा महेंद्र जी की नैतिकता और अमेरिका इन दोनों का दूर-दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। मॉरलिटी और यूएसए दोनों का दूर-दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। थोड़ा-सा दर्शकों को शेड्यूल तो वैसे पता होगा, लेकिन बता देता हूँ कि रूसी राष्ट्रपति आज 6 बजे के लगभग जो है, वो भारत पहुँचेंगे और उनके सम्मान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो आधिकारिक आवास है 7 लोक कल्याण मार्ग, इस पे डिनर का आयोजन किया गया है। और कल जो 5 दिसंबर को है, ये सुबह राष्ट्रपति भवन में पुतिन को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। इसके बाद वे राजघाट जाकर राष्ट्रपिता बापू महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे और इसके बाद हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन के बीच में जो है वो 23वीं भारत रूस शिखर बैठक होगी। और जैसा कि महेंद्र जी ने बताया कि इस बैठक में रक्षा, ऊर्जा, व्यापार, टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष और रणनीतिक सहयोग जैसे क्षेत्रों में समझौते पर व्यापक समझौते पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। और दोनों नेता भारत रूस बिजनेस फोरम को संबोधित करेंगे। मोदी और पुतिन बिजनेस लीडर से मिलने के लिए भारत मंडपम जाएंगे और शाम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुतिन के सम्मान में एक राजकीय भोज की मेजबानी करेंगे और पुतिन 5 दिसंबर को ही देर रात जो है वो वापस लौट जाएंगे। ये 2 दिनों का कार्यक्रम, हमने तमाम चीजें कह दी, भारत की जो सुरक्षा जरूरतें हैं या भारत की जो आर्थिक जरूरतें हैं, भारत की जो तेल की जरूरत है, भारत की जो ऊर्जा की जरूरत है। लेकिन एक बड़ा सवाल जो यहाँ बार बार उठता है, प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि आज के दौर में युद्ध जो है वो किसी भी समस्या का विकल्प नहीं है। लेकिन एक लेबर को लेकर भी समझौता करने की बात कही जा रही है। ये कहा जा रहा है कि बड़े पैमाने पर भारतीयों को आने वाले दिनों में रूस में रोजगार मिले, उसको लेकर एक बड़ा समझौता किए जाने वाला है। लेकिन कई दर्शकों के मन में ये सवाल है, कई लोगों के मन में ये सवाल है कि वो समझौता रोजगार के लिए होगा कि उन्हें रूस से यूक्रेन के फ्रंट पे लड़ने के लिए भेज दिया जाएगा, इसके लिए वो समझौता होगा। नहीं देखिए, जिस प्रकार से इजराइल के साथ भी जो समझौता हुआ, हालांकि युद्ध चल रहा था, लेकिन वो समझौता निश्चित रूप से युद्ध में लड़ने के लिए नहीं होगा। उनका रिक्रूटमेंट जो है सैनिक की तरह नहीं हो रहा है। हाँ, उनको किस प्रकार से तमाम जो हमारे स्किल्ड, देखिए कोई भी देश वो खासकर जो पश्चिमी देश हैं या जो आप कहें कि विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं, उनको तमाम तरीके के स्किल्ड मैन पावर की आवश्यकता होती है, जो हमारे देश में उपलब्ध है और वहां से सस्ते दरों में उपलब्ध है। तो इस वजह से जो है
अमेरिका ने भी आप देखिए जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा है, अब वो उसको विपरीत कर रहे हैं। पहले जो है सस्ते आप कहें श्रम के लिए, तकनीकी विकास के लिए ही अमेरिका ने जो है पूरे विश्व से लोगों को अपने यहाँ आमंत्रित किया। तो वैसे ही चाहे इजराइल हो, चाहे रूस हो, तमाम ऐसे देश हैं जिनके साथ भारत के जो है बेहतर संबंध हैं। वो देश चाहते हैं कि हम भारतीय जो स्किल मैन पावर है उसका इस्तेमाल करें। एक और मुद्दा जो छूट गया था, जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है S-400 का, कि उसकी जो डिलीवरी में देरी हो रही है, उसको जो है दोनों नेता किस तरीके से उसको आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि ये जो हमारा डिफेंस जो रूस से हमने लिया है, मिसाइल डिफेंस जो सिस्टम है, वो बहुत कारगर सिद्ध हुआ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। तो ऐसे में और अमेरिका के सैंक्शंस के बावजूद आपको याद होगा संतोष जी, अमेरिका ने ढील दी थी बाइडेन के समय में कि उनका जो सैंक्शंस एक्ट है रूस के खिलाफ, तो भारत को ये समझौता करने की जो है ढील दी थी और इस वजह से भारत को प्राप्त हुआ। तो ऐसे में ये बहुत महत्वपूर्ण है। और तमाम देखिए, रूस ऐसा देश है जो को प्रोडक्शन के लिए डिफेंस सेक्टर में हमारे साथ तैयार है। ब्रह्मोस हम लोग देखते हैं, एक बड़ा उदाहरण है जो हम अब एक्सपोर्ट कर रहे हैं इंडोनेशिया और तमाम जो है साउथ ईस्ट एशिया के देशों में जिनको चीन से चुनौती मिल रही। तो जहां तक रूस ने हमेशा शुरू से तकनीकी जो है ट्रांसफर, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात करता आया है और भारत को देता रहा है। तो पुतिन जो है, जो 25 साल से रूस में सत्ता में है, कभी प्रधानमंत्री, कभी राष्ट्रपति के रूप में, और एक बहुत सशक्त जो है नेता के रूप में वहां स्थापित हैं। तो ऐसे में देखिए, जो महत्वपूर्ण बातें हैं, भारत एक, जो मुझे लगता है मेरे अनुसार, कि एक संदेश पूरे विश्व को देना चाहता है, जिसमें अमेरिका और चीन भी शामिल है, कि भारत किसी के दबाव में नहीं आएगा और भारत अपने जो आर्थिक हित हैं, खासकर आज की दुनिया में, जो आप कहें कि कूटनीति और राजनीति, मतलब जियो पॉलिटिक्स से ज्यादा जियो इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट हो गई है, कि भारत और तमाम देश, भारत जैसे तमाम विकासशील देश अपने जो आर्थिक लक्ष्य है, अपने जो विकास के लक्ष्य हैं, उसको कूटनीति से जोड़ के देखते हैं। और ऐसे में भारत ने साफ कर दिया कि हमें रूस से तेल लेने में फायदा है, इस वजह से हम रूस से बातचीत कर रहे हैं। और हमने हमेशा कहा कि ठीक है, युद्ध जो है कोई रास्ता नहीं है, लेकिन हमने खुलकर जो है कभी भी रूस का विरोध नहीं किया, अगर हम यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में बात करें तो ऐसे में हम क्यों पश्चिमी देशों के गुट में जाएं, या हम जो पूर्वी देश, एक अलग अलायंस भी बन रहा है, उस गुट में जाएं, कि जाने के बजाय हम अपने हितों को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। मनोज जी, एक बात, अगर भारत की घरेलू राजनीति और वैश्विक राजनीति दोनों को जोड़ के अगर मैं पूछूं आपसे, 90 के दशक से भारत की अंदरूनी राजनीति बदलती चली गई, भारतीय जनता पार्टी मजबूत होती चली गई। उसी 90 के दशक में वैश्विक राजनीति बदलती चली गई। उससे पहले एक तरफ अमेरिका के नेतृत्व में तमाम पश्चिमी देश और रूस के नेतृत्व में तमाम कम्युनिस्ट देश, आप कह सकते हैं, यूएसएसआर का विघटन हुआ। उसके बाद हालत ये हो गई कि आज उसी यूएसएसआर का जो उत्तराधिकारी रूस है, उसको चीन का, आपने जैसे कहा ना, कि छोटे भाई की भूमिका में आना पड़ रहा है और अमेरिका के खिलाफ पश्चिमी देश अब मोर्चा लेते हुए नजर आ रहे हैं। पश्चिमी देशों के विदेश मंत्री की हुई बैठक और अमेरिका के विदेश मंत्री का उसमें ना जाना, G20 की दक्षिण अफ्रीका में बैठक और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा उसका बहिष्कार किया जाना। तो आज जो दुनिया बन रही है, एक तरफ अमेरिका जो सबको साथ लेना चाहता है, एक तरफ पश्चिमी देश जो अमेरिका से परेशान है, रूस से डर भी रहा है, एक तरफ रूस जो कहीं ना कहीं अपनी पुरानी धमक वापस पाना चाहता है, इसलिए यूक्रेन में उलझा हुआ है, लेकिन चीन से भिड़ने की उसकी हिम्मत नहीं है। और एक तरफ भारत है जो कभी अमेरिका के साथ जाना चाहता है, कभी रूस के साथ जाना चाहता है, कभी ब्रिक्स के साथ खड़ा होता हुआ नजर आता है। लेकिन भारत की जो भौगोलिक स्थिति और वैश्विक स्थिति, भौगोलिक स्थिति कि पड़ोस में चाइना है, पड़ोस में पाकिस्तान है, पड़ोस में बांग्लादेश है, और वैश्विक स्थिति कि आप महाशक्ति बनने की तरफ तो अग्रसर है, लेकिन अमेरिका हो, चीन हो, रूस हो, ये बड़े बड़े देश, बड़े बड़े दिग्गज देश क्या बड़ी आसानी से आपके लिए रास्ता खोलने को तैयार है। तो ये जो 90 के दशक के बाद जो बदलाव हुआ, 35 साल लगभग पूरे होने जा रहे हैं, 2025 जो भारत की एक वैश्विक साख, भारत की वैश्विक छवि, भारत की बढ़ती ताकत, जिसको पिछले कुछ वर्षों में या पिछले कुछ महीनों में खास तौर से अगर मैं कहूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार तार तार करने की कोशिश की है, कुचलने की कोशिश की है, तो क्या उसको वापस पाने का एक बड़ा मौका पुतिन का यह भारत दौरा है? और क्या वाकई वैश्विक मंच पर इससे भारत की साख बढ़ने जा रही है? देखिए,
निश्चित रूप से जैसा आपने कहा कि 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद, शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भारत की विदेश नीति में भी व्यापक बदलाव है। और आप देखें कि हम एक दिन में अमेरिका के नजदीक नहीं पहुंच गए। हम धीरे धीरे, चाहे वो प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव रहे हों और उनके वित्त मंत्री मनमोहन सिंह रहे हों, या आप मनमोहन सिंह अटल बिहारी वाजपेयी रहे हों, या उनके जो है विदेश मंत्री जसवंत सिंह रहे हों, और या आप आए तो जो सिंह इज किंग, जो 2009 के चुनाव हमने देखे थे, जिस प्रकार से इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील्स मनमोहन सिंह के कार्यकाल में हस्ताक्षरित। तो भारत की एक कंटिन्यूटी है, एक निरंतरता है। आप कहें कि जो है शीत युद्ध के समाप्ति के बाद हम अपने हितों को लेकर ज्यादा जो है आप कहें कि केंद्रित हुए, कि जिससे हमारे आर्थिक हित, जिस देश से हमारे आर्थिक हित सधते हैं, उनके साथ हमने जाना शुरू किया। और अमेरिका से हमारी जो नजदीकी बढ़ी वो इसी के क्रम में थी। हाँ, निश्चित रूप से आज जिस प्रकार से अमेरिका या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वो जिस तरीके से बयान कर दे रहे हैं, या उनकी जो नीतियां हैं, जो उन्होंने, आप कहें कि जो ग्लोबलाइजेशन 90 के दशक में जो ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन का दौर शुरू हुआ, उससे देशों के बीच जो है एक आर्थिक अंतरनिर्भरता, जो इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस शुरू हुई। अब डोनाल्ड ट्रंप उसी को वेपनाइज कर रहे हैं, वेपनाइजेशन ऑफ इंटरडिपेंडेंस, कि उसको हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। और वो चाह रहे हैं कि किस प्रकार से उनको जो चीन से खासकर एक महाशक्ति के रूप में चुनौती मिल रही है, वो किस प्रकार से वापस अमेरिका को एक आर्थिक रूप से और सशक्त बना सकें, जिससे चीन उसको चुनौती न दे सके। तो वो उस लिए कर रहे हैं। अब वो कर पाने में सफल हो पाते हैं कि नहीं, उनकी नीतियां क्या, आप जो है टैरिफ का प्रयोग करके जो है अन्य देशों से व्यापार आप खत्म कर रहे हैं, आप जो है इमिग्रेशन खत्म कर रहे हैं, लोगों को वापस भेज रहे हैं, वो स्किल्ड मैन पावर्स है। तो क्या अमेरिका या अमेरिकी नागरिक वो कर पाने में सक्षम होंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन निश्चित रूप से जो उनकी नीतियां रही हैं, उससे पूरी जो वैश्विक व्यवस्था है, इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा, वो एक अस्थिर दौर में पहुंच गई है, जहां कई पश्चिमी देश, आप देखिए जो रशिया यूक्रेन वॉर पे भी जो है अमेरिका के साथ मतभेद हैं कई पश्चिमी देशों के, और उन्होंने खुल के जो है इस पे बातचीत की है। ऐसे में कई पश्चिमी देश, खासकर यूरोपीय देश, जिन्होंने आप कहें कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक मिलिट्री न्यूट्रलिटी की पॉलिसी अडॉप्ट कर ली थी, इस युद्ध के बाद वो सब हथियार अमेरिका से खरीद रहे हैं। तो ऐसे में एक अनिश्चितता का दौर निश्चित रूप से है, और भारत ने साफ कर देना है कि हमारे लिए रूस जो है, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सहयोगी रहा है, उसको हम आगे लेके चलना चाहते हैं। हम पश्चिमी देशों या अमेरिका के दबाव में हम उसको साथ नहीं छोड़ना चाहते हैं। उसके पीछे 2 कारण हैं। पहला, कि हम ये कतई नहीं चाहते, और न हमारे जो है राष्ट्रीय हित में है कि रूस एकदम से चीन के साथ चला जाए। और दूसरा, कि हम अपने आर्थिक हितों को दूसरे देशों की मतभेद की वजह से अपने आर्थिक हितों को छोड़ दें, ये भारत नहीं करना चाहता। तो ये 2 महत्वपूर्ण बातें हैं जो रूस के साथ हमारे संबंध को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल बहन जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, और आज बड़ी दिलचस्प जानकारी भी दी है। दिल्ली मामलों के जानकार है, दिल्ली के इतिहास को लेकर बहुत सारे चीजें लिखते रहते हैं विवेक शुक्ला जी, बड़ी उन्होंने दिलचस्प जानकारी दी है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2001 में जब भारत के दौरे पर आए थे, तो भी वो राजघाट गए थे, और महात्मा गांधी की समाधि, राष्ट्रपिता की समाधि राजघाट पर जाकर उन्होंने 2001 में चंपा का पौधा लगाया था। आमतौर पर ये परंपरा रहती है कि विदेशी राष्ट्राध्यक्ष आते हैं तो इस तरह के पेड़ पौधे वो लगाते हैं। अफसोस है कि वो चंपा का पौधा जो है वो फल फूल तो नहीं पाया। लेकिन क्या इस विजिट के बाद रूस से तो हमारे संबंध और हो सकते हैं मजबूत होते चले जाए, अमेरिका से और ज्यादा खराब होंगे क्या? ये आखिरी सवाल है। मुझे लगता है अमेरिका से जितने संबंध खराब होने थे, वो पहले हो चुके हैं। मतलब अमेरिका ने हमारे ऊपर 50% जो है एडिशनल टैरिफ इम्पोज कर रखा है। तो इससे इससे आप ये सोचिए, जो जिसका हमारे जो भी हम निर्यात करते थे उस पर बड़ा प्रभाव पड़ा है, और अमेरिका के साथ हमारा जो व्यापार था वो हमारे पक्ष में था। और ऐसे में अब इससे ज्यादा आगे बढ़कर मुझे नहीं लगता है कि अमेरिका के पास और कोई हथियार है जो इस्तेमाल कर सकता है अमेरिका भारत के खिलाफ।
क्योंकि आर्थिक नुकसान ही अमेरिका पहुंचाना चाहता था और वो पहुंचाने के आप कहें कि स्थिति में वो आ गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत की कुछ जो मजबूतियां हैं उसकी हम चर्चा नहीं करते हैं। हम आज भी विश्व के सबसे बड़े बाजार के रूप में हैं, तो कोई भी बड़ी अर्थव्यवस्था हमें एकदम से नजरअंदाज नहीं कर सकती। अगर वो हमारे खिलाफ भी है तभी भी उसको हमको साथ लेकर चलना पड़ेगा। अगर हम चीन की बात करें तो आप देखें कि हम कितने बड़े निर्यातक हैं चीन के, और हमारा घाटा है जो चीन के पक्ष में जाता है, करीब 96 बिलियन डॉलर का ट्रेड है और वो उनके पक्ष में है। तो चीन भी हमारे उस पर निर्भर करता है। तो ऐसे में निश्चित रूप से कोई देश एक स्थिति के बाद वो भारत को भी एक आप कहें कि फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकता है। हमारी जो तकनीकी शक्ति है, आप देखिए जो हमारी स्किल्ड मैन पावर है हर क्षेत्र में, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो, कंप्यूटर हो, अब जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज की तरफ जो बढ़ रहे हैं, इसीलिए हम अमेरिका के साथ जा रहे हैं कि उस दिशा में जो है हम सहयोग कर सकें, या हम अपने यहाँ पे भी जो रेयर अर्थ मटेरियल की तरफ जो आने वाली जो है जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है उसको संचालित करेगा, उसकी तरफ हम ध्यान दे रहे हैं। तो भारत को भी जितनी भारत को चीन या अमेरिका की आवश्यकता है, मुझे लगता है उससे ज्यादा चीन और अमेरिका को भारत की आवश्यकता है। बिल्कुल, आपने महन जी बिल्कुल सही कहा कि भारत दुनिया का एक सबसे बड़ा बाज़ार है और भारत को दुनिया का कोई भी देश इग्नोर नहीं कर सकता। तो ज़ाहिर-सी बात है कि जैसा कहा भी जाता है कि 143-144 करोड़ भारतीयों की ताकत होती है भारत सरकार के साथ, प्रधानमंत्री के साथ, जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी रहे हो, चाहे वो आपके मनमोहन सिंह रहे हो या वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे हो। बस ज़रूरत इस बात की होती है कि आप उस 143-44 करोड़ की भारतीयों की ताकत का इस्तेमाल करके भारत के हितों की सुरक्षा कर सकें। तो देखते हैं कि रूस के राष्ट्रपति के इस दौरे से भारत क्या कुछ हासिल कर पाता है और जैसा कि महन जी ने कहा कि अमेरिका को जो करना था वो कर चुका है, इससे ज़्यादा अमेरिका करने की हालत में नहीं है। तो इंतज़ार करते हैं आने वाले 10-15 दिन वैश्विक राजनीति भारत के लिहाज से कौन-सा करवट लेते हुए नज़र आती है। हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए महन जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद संतोष जी, थैंक यू। और तमाम दर्शकों से भी अपील करूँगा मैं कि ज़रा वो कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि पुतिन के दौरे से उनको क्या उम्मीद है और जिस तरह से भारत, रूस, चीन, अमेरिका और पश्चिमी देश जिसमें ब्रिटेन की बजाय अब जर्मनी और फ्रांस को ज़्यादा इंक्लूड कर लीजिए, इन सब के रुख से वैश्विक राजनीति किस तरह से बदलती हुई नज़र आ रही है। बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।